तो भारतीय बाजारों के अंदर रफ्तार और रफ्तार ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर ज्यादा बेहतर, करीब करीब आधा % से ज्यादा की बढ़त के साथ मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1.25% ऊपर कामकाज करते हुए और एडवांस डिक्लाइन भी एडवांसेस की पूरी तरह से फेवर में, ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स में बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप में एफ&ओ साइड पर भी जो एडवांसेस है वो मार्केट्स के फेवर में आपको सोफार दिखाई पड़ेंगे। 1600 शेयर तेजी में, 728 शेयरों में बिकवाली। हालांकि थोड़ी सी तेजी फ्रंट लाइन इंडेक्स में हल्की कम हुई है, लेकिन दायरा है, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स के अंदर रफ्तार जरूर बनी हुई है। नीरव छेड़ा हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। नीरव जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका व्यू, क्योंकि कल के एक हेवी वोलेटाइल सेशन के बाद आज मार्केट्स बढ़िया तेजी के साथ सो फार कामकाज कर रही है। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? सुमित जी, देखिए कल जो मार्केट था वैसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले थोड़े दिनों के लिए। वोलेटाइल जरूर रहेगा। विक्स आपने देखा होगा, आपने काफी बात भी करी है कि विक्स बढ़ता है जनरल इलेक्शंस के 25-30 के पास जाता है। तो यहाँ से विक्स कैसे बढ़ेगा? जब तक वोलेटिलिटी नहीं रहेगी दोनों साइड में तब तक विक्स बढ़ नहीं सकता है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेटली लग रहा है कि दोनों साइड वोलेटिलिटी रहेगी। अभी अपर बैंड की तरफ पहुंच चुकी है निफ्टी 22,500 के पास में, तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत और सेलिंग हो सकती है इंट्राडे में। निफ्टी नीचे में 22,350 तक आ सकती है, तो करंट लेवल से आप बिकवाली करके चल सकते हैं विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 22,580 और 22,350 का आपका टारगेट रहेगा। ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी है और कैरी मत करके लेके जाइएगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रैटेजी रहेगी। एक अपर बैंड है 48,200 48,350 का फ्यूचर में जो हिट हुआ है, और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत बिकवाली बैंक निफ्टी में भी आ सकता है इंट्राडे में। तो करंट लेवल से थोड़ा बिकवाली करके चल सकते हैं। 48,400 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 47,700 ये वापस रीटेस्ट हो सकता है बैंक निफ्टी में। दिस इज बोथ इंट्राडे स्ट्रेटेजी, ध्यान में रखिएगा, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। इंट्राडे स्ट्रेटजीज हैं तो इनको आप कैरी मत करिएगा, लेकिन इंट्राडे के लिए जो आपको लेवल्स बताए गए हैं नीरज जी की तरफ से उनको आप एटलीस्ट फॉलो कर सकते हैं। मार्केट्स थोड़ा सा वॉलेटाइल अभी नहीं, आने वाले कुछ समय में भी शायद रहता हुआ दिखाई पड़ेगा। नीरज सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप फोकस कर रहे हो, कहाँ लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट कॉल भी है क्या? नहीं, देखिए ये जो कॉल्स हैं वो 2-3 दिन के पर्सपेक्टिव से है, तो लॉन्ग कॉल्स हैं। पहला मेरा कॉल है जोमेटो पे। यहाँ से पैटर्न काफी बढ़िया लग रहा है। एक बहुत बढ़िया बेस बनाया है ये स्टॉक ने 188 190 पे। जब भी वहां पे आता है अच्छी बाइंग आ जाती है और स्टॉक वापस ऊपर निकल जाता है। आई बिलीव करंट लेवल से इसमें क्षमता है 220 तक जाने की। करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 188 और 220 का इसमें टारगेट रहेगा। दूसरा जो मेरा कॉल है वो है डीवीज लैब पे। देखिए डीवीज लैब अगर देखें तो बहुत बढ़िया पैटर्न बना रहा है। 2-2.5 साल का कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है ये स्टॉक में, और अब यहाँ से एक अच्छा बेस बना दिया है स्टॉक ने अराउंड 3800 और वहां से अच्छी बाइंग भी आ रही है। सो बिलीव यहाँ से 4200 4250 ये लेवल्स अचीवेबल हैं, तो करंट लेवल से डीवीज लैब भी बाय कर सकते हैं। 3860 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में अराउंड 4200 का टारगेट रहेगा। तो डीवी स्लैब करीब करीब 3937 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है। लॉन्ग साइड पे आप डीवी स्लैब को देख सकते हैं, एक अच्छा मूव रहेगा। और जोमेटो दूसरा नाम है जो कि नीरज सर को सही लग रहा है, वहाँ पर भी आप एटलीस्ट अपनी पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। उसके ऊपर भी आज हालांकि 194 195 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। आगे बातचीत करेंगे नीरज सर से कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी, लेकिन पहले मिड कैप का हाल देख लेते हैं किस तरह का है। मिड कैप इंडेक्स जो करीब करीब आधा % से ज़्यादा, यानी कि 3/4% जो थोड़ा कम 323 अंक ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छी खरीदारी आज मिड कैप में बनी हुई है। तो खरीदारी कहाँ है? खरीदारी है डिक्सन टेक में, 9% ऊपर ये कामकाज कर रहा है। माजगांव डॉक 2600 के जोन्स में, जीएसडब्ल्यू इंफ्रा 272 273 पे और कंटेनर कॉप एक गिरावट के साथ शुरुआत और बढ़िया कमबैक। इसके अलावा मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में वोल्टास 2.5% नीचे, पीआई इंडस्ट्री करीब 1% के आसपास बिकवाली, नंबर्स हैं इसके आगे। एम्फेसिस 2% की बिकवाली और एचडीएफसी एएमसी करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर है। आज मेटल का दिन है तो एनएमडीसी 3.5% ऊपर है, हिंदुस्तान जिंक 2.5% ऊपर है। सेल के नंबर्स आने हैं, 2.5% के आसपास की बढ़त है यहाँ पे। और नाल्को 2-2.25% के आसपास का उछाल यहाँ देखने को मिल रहा है। रियल स्टेट में कल सुबह बिकवाली थी, आज 5.5% का उछाल है। ब्रिगेड 5% ऊपर, प्रेस्टीज एस्टेट 3.5% ऊपर और डीएलएफ 1-1.25% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। नंबर्स के बाद जेके पेपर 6% ऊपर, स्टार पेपर करीब 2% ऊपर, शेषाशाही पेपर 2% ऊपर और वेस्ट कोस्ट पेपर करीब 2% के आसपास का उछाल यहाँ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
ईएमएस के शेयरों में तेजी है। डिक्सन टेक 9% ऊपर, केन्स टेक करीब 18% ऊपर और अंबर एंटरप्राइजेस करीब 4.5% ऊपर। केन्स टेक के नंबर्स भी आए हैं तो यहाँ नंबर्स का भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छी तेजी इधर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये तमाम वो शेयर जहाँ पर एक बढ़िया अपमूव आज की मार्केट्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नीरव सर, 2-3 चीज़ें और हैं जहाँ पर बात करना ज़रूरी है, जहाँ पर एक अच्छे अपमूव है। उसमें से एक केन्स माफ़ कीजिएगा आप, ये शोभा डेवलपर्स स्ट्रॉन्ग मूव 6% के आसपास की तेज़ी है, इसको आप कैसे देख रहे हो? बहुत बढ़िया पैटर्न बना है स्टॉक। यही साल में 1000 का उसने बहुत बढ़िया एक ब्रेकआउट दिया था, वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, इट वाज अ 10 ईयरली ब्रेकआउट एटलीस्ट। सो वहां से स्टॉक बहुत बढ़िया ऊपर गया है। अभी भी जगह है, यहाँ से 2200 तक के टारगेट्स नजर आ रहे हैं ये स्टॉक में, तो जरूर बने रहिए। करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है। नीचे में 1700 1720 अच्छा बेस है, तो वो स्टॉप लॉस से आप खड़े रह सकते हैं, बिकॉज स्टॉप लॉस 1700 और 2200 आता है, वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करिए। आज बिग स्टॉक्स में 3 स्टॉक्स हैं मेरे पास। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रॉम्पटन कंज्यूमर की। ओवरऑल इंटरनल्स है ना, वो अच्छे लग रहे हैं मुझे, और सीएलएस ने एक बुलिश व्यू लिया है और 370 का टारगेट लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉस भी बना है। 3-4 दिन पहले से बड़ी रैली भी आई थी। ये एक कंपनी जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इवेंचुअली इसका टेक ओवर होगा। दूसरा बिग स्टॉक है मेरा इन्फोएज। आई थिंक मैंने कुछ हिंट दिया था आपको जब हम आईटी स्टॉक्स की बात कर रहे थे। इसके भी नंबर्स आए। इन्फोएज पे नमूरा ने टारगेट दिया है 6750 का। और फाइनली महिंद्रा एंड महिंद्रा, हालांकि कल चल चुका है, लेकिन ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो अगले दिन नॉर्मली कंटिन्यू करते हैं अपने रिएक्शन को। बहुत ही शानदार नंबर्स थे कल, हमने सबने देखे महिंद्रा एंड महिंद्रा के। 3 बिग स्टॉक्स है, तीनों इस समय F&O के टॉप गेनर है। और इन्फोएज देखिए एक बार, अब इन्फोएज करीब 5.6% ऊपर है और महिंद्रा 7% ऊपर है, ठीक है। और क्रॉम्पटन में सर्किट लग ही चुका है 10% ऊपर। तो ये आज मेरे ख्याल से एक एटलीस्ट अच्छा रहा, एक जो सुबह लोगों ने पैसा बनाया होगा इन स्टॉक्स में। तो बिग स्टॉक्स के 3 स्टॉक आपने देखिए। M&M शानदार तेजी में कामकाज कर रहा है, इन्फोएज 6% ऊपर है और साथ ही साथ क्रॉम्पटन कंज्यूमर 15% की एक जबरदस्त तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। नीरव, इन्फोएज 6% का उछाल है, क्या करें इसमें? देखिए ये जो स्टॉक है बहुत बढ़िया लास्ट 2-3 दिन रहे ये स्टॉक के लिए। एंड ओवरऑल भी जो पैटर्न है, एक राउंडिंग फॉर्मेशन है लॉन्गर टर्म चार्ट्स में, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में बने रहिए। नीचे में एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 5990 का, आपके पास है तो। अगर आपको लेना है तो करंट लेवल से जरूर ले सकते हैं विद द सेम स्टॉप लॉस। इसका जो टारगेट बनेगा वो करीब 6800 से 7000 तक का बनेगा, और काफी जल्द अब आना चाहिए क्योंकि इसमें पेस बढ़ चुका है, वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है। तो इन्फोएज एक बढ़िया तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक अच्छा अपमूव जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में भी है। शानदार तेजी है वहां पर। क्यों तेजी है, क्या एक ऐसा अपमूव आया, क्या ट्रिगर बने, इस पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी है। तो यतिन, आज पूरा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस स्ट्रांगली बज़ कर रहा है, क्या डिटेल है वहां पे? बिल्कुल। तो देखिए, जहां तक कि Q4 नतीजों का सवाल था, मार्जिन परफॉर्मेंस थोड़ा वीक रहा है, लेकिन आउटलुक काफी शानदार है। और दोनों ही डिक्सन टेक्नोलॉजीज और केन्स, इन्होंने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और जो परफॉर्मेंस दिया है, कहीं ना कहीं उसको बाजार देख रहा है कि FY25 में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहना चाहिए। जहां तक कि केन्स टेक्नोलॉजीज का सवाल है, सेल्स ग्रोथ 75% रही है। इंडस्ट्रियल बिजनेस लगभग 4 गुना तक बढ़ता हुआ नजर पड़ा है। M&M इनका एक नया क्लाइंट ऐड होता हुआ नजर पड़ा है, और सीमेंस, हिताची, बीट जैसे इनके की कस्टमर्स है। और हमने देखा भी है कि सीमेंस और हिताची डिमांड आउटलुक को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। कहीं ना कहीं कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए भी अपने ओसाइड बिजनेस और PCB मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कोशिश की है, जो मार्जिन एक्रेटिव आगे जाके रह सकता है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो 52% की ग्रोथ रही है। मोबाइल बिजनेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है लीड कर रहे हैं ग्रोथ को, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो भी एक अहम पार्ट निभा रहा है, क्योंकि 4% ब्लेंडेड मार्जिन की गाइडेंस रखी है मैनेजमेंट ने। जहां तक कि लोअर केपेक्स का सवाल है, मैनेजमेंट को लगता है FY25 में FY24 से कम केपेक्स होगा। इसका मतलब ये है कैश जनरेशन कैपेसिटी कंपनी की बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं ये जो लैपटॉप प्रोडक्शन है, जो 25 में सितंबर में होता हुआ नजर पड़ेगा, सितंबर के आसपास, उससे भी मार्केट काफी उत्साहित है। कंपनी ने एक नया करार भी किया है सैमसंग के साथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जो आगे जाके इनकी ओवरऑल रेवेन्यूज को और प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट कर सकता है।
तो एक बढ़िया तेजी आज आपको दिखाई पड़ेगी डिक्सन टेक में 9% का उछाल है और साथ ही साथ केन्स टेक में भी आज एक ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है, करीब करीब 18% ऊपर ये भी कामकाज कर रहे हैं। इन दोनों स्टॉक्स में बढ़िया तेजी है। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, खबर बातचीत करने के लिए। और साथ ही साथ केन्स टेक की मैनेजमेंट यानी कि जयराम संपत सर, होल टाइम डायरेक्टर एंड CFO केन्स टेक के, हमारे साथ कुछ ही देर में वो भी मौजूद होंगे, उनसे भी हम बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और निफ्टी करीब करीब 67 अंक ऊपर आ चुका है, 234 अंक ऊपर है सेंसेक्स। निफ्टी बैंक भी 83 अंकों की बढ़त के साथ सोफार कामकाज कर रहा है। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। आज चौथी तिमाही में केन्स टेक के नतीजे शानदार रहे हैं। Q4 में कंपनी की आय 75% और मुनाफा 97% बढ़ा है। EBITDA ग्रोथ 61% रही है। हालांकि मार्जिन 1% से ज़्यादा का दबाव पर है, लेकिन नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और CFO जयराम संपत सर मौजूद हैं। जयराम सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत ही स्ट्रांग नंबर कंपनी ने इस क्वार्टर में पोस्ट किए, चाहे YOY हो चाहे Q on Q हो। सो इस तरह के स्ट्रांग नंबर्स के बीच में क्या मान के चलें कि ये क्वार्टर में कुछ फर्दर टेलविंड मिल गया, कोई सपोर्ट था जिसकी वजह से इतने अच्छे नंबर्स आए, या ये डिलीवरी रहेगी अभी आगे भी? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग अस। सी बेसिकली हमारा जो बिजनेस है वो बैलेंस पोर्टफोलियो पे चलता है। मैंने पहले भी कहा था एक्चुअली कि लोग इस क्वार्टर के लिए काम नहीं करते हैं, हमेशा ये 2-3 साल का एक लंबा प्लान लेके चलते हैं। हमारा ऑर्डर बुक आप देखेंगे तो करीब 4200 करोड़ के करीब ऑर्डर बुक है एंड ऑफ। तो उसका मतलब ये है कि अगले साल का और उससे आगे का भी करीब 6 महीने का या 3-4 महीने का ऑर्डर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। और इस साल भी कुछ ऑर्डर आएंगे, और तो इसीलिए ये वन ऑफ ऑर्डर तो नहीं कह सकते। इनफैक्ट आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो आपने देखा है इससे बेटर परफॉर्मेंस रहेगा हमारा FY25 में। एक तो रहेगा कि 60% ग्रोथ तो जरूर रहेगी हमारे अगले 1-2 साल। इतने ग्रोथ आप देख सकते हैं, जरूर 1-2-3 साल जरूर देखेंगे। और उसके ऊपर जो हमारा जो मुनाफा है, जैसे कि EBITDA मार्जिन है जो पिछले साल का रहा है करीब 14.1%, तो वो 100 बेसिस पॉइंट तक ऊपर जा सकता है। क्योंकि हमारा जो मैंने कहा है कि हमारा जो बिजनेस है पोर्टफोलियो के ऊपर है। दैट मीन्स 6 वर्टिकल्स हैं जिसमें हमारा धंधा चलता है। उसमें कुछ वर्टिकल्स वॉल्यूम देते हैं, कुछ वर्टिकल्स हमको प्रॉफिट्स देते हैं। तो अगले साल इस साल FY25 में हमको प्रॉफिटेबिलिटी सेक्टर में काफी ग्रोथ ज्यादा रहेगा। तो उसके हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं कि ये एक बिगिनिंग से पॉइंट है हमारे ग्रोथ पाथ में, जिसमें हमारा जो मुनाफा भी बढ़ेगा और बिजनेस भी बढ़ेगा। नहीं तो जयराम सर, कंपनी के मार्जिन जो है इस क्वार्टर में वो भले कंसेक्यूटिवली हर क्वार्टर बढ़ रहे हैं, चाहे लास्ट क्वार्टर कंपैरिजन में देखें या उससे पहले देखें, लेकिन अभी भी उस बैंड से दूर है जो कि बैंड का 15 से 16% के आसपास रहता, तो यानी 16% बैंड के आसपास। सो क्या हम मान के चले गोइंग फॉरवर्ड वो बैंड को आप अचीव कर लोगे अपना? आपने जैसे कि ये जो 15% हम हमेशा हमारे बजटिंग और एक्सरसाइज में रखते हैं, मिनिमम 15% रहना चाहिए। कभी क्या होता है कि कुछ सेक्टर्स में ऑर्डर्स नहीं आते जो प्रॉफिट ड्राइविंग सेक्टर्स हैं, जैसे कि रेलवे सिग्नलिंग हुआ, एरोस्पेस डिफेंस ऑटोस्पेस हुआ, या मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ। ये सब सेक्टर्स जो होते हैं इनका लो टू मीडियम वॉल्यूम हाई टेक हाई मार्जिन सेक्टर्स करके उसमें काम भी ज्यादा रहता है, क्रिटिकलिटी ज्यादा रहता है, उसमें कॉम्पिटिशन कम रहता है। तो बाकी जैसे कि आपका ऑटोमोटिव हुआ, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हुआ, ये सेक्टर्स जो है वॉल्यूम सेक्टर्स, इनका भी एक महत्व ये है कि ये हमको बल्क वॉल्यूम देते हैं, जिससे हमारी खरीदी ज्यादा हो सकती है, जिससे हमको मटेरियल कॉस्ट में बेनिफिट मिलता है। तो इनका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट भी रहता है जो हाई वॉल्यूम सेक्टर्स का। बट असली जो मार्जिन का जो इंक्रीज होता है वो हमारे लो वॉल्यूम, मीडियम, हाई टेक्नोलॉजी, मीडियम बैच साइज, उस तरह के सेक्टर्स में ज्यादा होता है। और जैसे 16% एक साल पहले था, और पिछले साल थोड़ा कम हुआ क्योंकि पिछले साल गवर्नमेंट की खरीदी थोड़ी कम हुई थी। ये हमारे हाई मार्जिन सेक्टर से दे आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट की जितनी खरीदते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हुआ, रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, डिफेंस में वो लोग जो भी करते हैं उनका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट रहता है। हम लोग गवर्नमेंट को डायरेक्टली सप्लाई नहीं करते, लेकिन हमारे OEM सप्लाई करते हैं। वो पिछले साल आई थिंक जस्ट इलेक्शन के पहले का साल था, तो मेरा एक गेस है कि गवर्नमेंट ने शायद उतने बड़े ऑर्डर्स नहीं दिए किसी को। बट अभी सेकेंड क्वार्टर में जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी तो वो अच्छा तेजी पकड़ेगा। तो इसीलिए हमारे एक्सपेक्टेशन को ऑलरेडी फोकस एंड ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। हमारे एक्सपेक्टेशन है कि वो सेक्टर्स पिकअप करेंगे। ये
14.1% का जो EBITDA है 14.1% का, वो ज्यादा होकर 15 से ज्यादा ऊपर जरूर जाएगा। और अगले साल भी आप ये वाला ट्रेंड देख सकते हैं, FY26 में भी ये थोड़ा ऊपर ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और साथ साथ नंबर से बातचीत करने के लिए, तमाम डिटेल्स हमें बताने के लिए, और साथ ही साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से बढ़िया नंबर्स पोस्ट करने के लिए, और उम्मीद करते हैं अच्छे नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़ते हैं और अब खिलाड़ियों का अपडेट भी ले लेते हैं, किस तरह के रिटर्न्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इस हफ्ते। IDBI कैपिटल के ब्रिजेश आयल हैं, सैमको के ओम मेहरा हैं और कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत हैं। रिटर्न वाइज नेक टू नेक है ओम मेहरा और प्रशांत सावंत। लेट्स सी कैसे सेकंड हाफ पैन आउट करता है, और ब्रिजेश का रिटर्न रफली 6% के आसपास का है। तो देखते हैं कि लास्ट आवर में किस तरह कामकाज होता है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आज नो योर कंपनी में बातचीत करेंगे मेडी असिस्ट के CEO सतीश गिडगू सर से, और साथ ही साथ Q4 नंबर्स पे बायोकॉन के MD एंड CEO सिद्धार्थ मित्तल सर भी मौजूद होंगे। इन दोनों मैनेजमेंट से चर्चा होगी छोटे से ब्रेक के उस पार नो योर कंपनी में। नमस्कार।